प्रश्न नंबर 19 अंतर दीजिए द्रव्यमान और भार के बीच। तो द्रव्यमान और भार के बीच अंतर दीजिए। तो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान में पहला पॉइंट, पदार्थ में रही द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करें तो द्रव्य प्लस मान, तो पदार्थ में रही द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार अथवा वजन, पहला पॉइंट, पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। द्रव्यमान में दूसरा पॉइंट, यानी द्रव्यमान को m द्वारा दर्शाया जाता है, भार को W बराबर mg द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, भार को W बराबर mg द्वारा दर्शाया जाता है, यानी W से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह पर समान रहता है, यानी अचल रहता है, और भार का मान सभी जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए भार का मान अचल नहीं होता है। द्रव्यमान को साधारण तुला द्वारा मापा जा सकता है, भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जा सकता है। तो द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर पूछे तो लिखने का, पदार्थ में रही द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं, द्रव्यमान को m द्वारा दर्शाया जाता है, भार को W यानी W बराबर mg द्वारा दर्शाया जाता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मान अचल रहता है, भार का मान अचल नहीं होता। द्रव्यमान को साधारण तुला से माप सकते हैं, यानी तराजू से मापा जा सकता है, और भार को मापने के लिए स्प्रिंग तुला का उपयोग होता है। 20वां प्रश्न है, दाब अर्थात क्या, उसका सूत्र लिखो। दाब अदिश राशि है या सदिश, उसका SI मात्रक लिखो। तो यहाँ पर आपको याद रखने का, दाब यानी P बराबर F/A, पदार्थ की सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। आपको दाब की परिभाषा लिखनी हो तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो सूत्र होगा P बराबर F/A। दाब अदिश राशि है, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल कहते हैं, उसको संक्षिप्त में PA से दर्शाते हैं। तो दाब की परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। P बराबर F/A, दाब अदिश राशि है, उसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है, PA द्वारा दर्शाया जाता है। 21वां प्रश्न है, अंतर दीजिए कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में। कैपिटल G, पहला पॉइंट, कैपिटल G को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक अचलांक या नियतांक कहते हैं, स्मॉल g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कैपिटल G का मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2 है, जबकि स्मॉल g का पृथ्वी की सतह पर मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में क्या अंतर है? कैपिटल G को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक अचलांक या नियतांक कहते हैं, स्मॉल g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कैपिटल G का मान 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2, और पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 22वां प्रश्न, कार्य अर्थात क्या, उसका सूत्र और उसका SI मात्रक बताओ। जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल की दिशा में उसका विस्थापन हो तो उस वस्तु पर कार्य हुआ, ऐसा कहा जाता है। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में उसका विस्थापन हो
तो उस वस्तु पर कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है। इसलिए कार्य का सूत्र होगा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F इंटू एस। बल कार्य का SI मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर अथवा जूल जिसको J से दर्शाते हैं। तो कार्य की परिभाषा, सूत्र और उसका मात्रक। 23वां प्रश्न है गतिज ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। तो पहला, राइफल्स में से छूटी गोली में गतिज ऊर्जा होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मर भी सकता है। नंबर 2, पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की को चलाकर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 3, बहते हुए पानी में रही गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा के 4 उदाहरण, तो गतिज ऊर्जा के 4 उदाहरण में आप कोई भी लिख सकते हैं कि राइफल में से छूटी हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है। नंबर 2, पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की चलाने में होता है। नंबर 3, बहते हुए पानी में रही गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो और उसकी स्पष्टता करो। विश्व में ऊर्जा की कुल मात्रा अचल है। ऊर्जा का विनाश और निर्माण संभव नहीं है। ऊर्जा को बना भी नहीं सकते और ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते। हम केवल एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतर कर सकते हैं। इस कथन को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो विश्व में ऊर्जा की कुल मात्रा क्या है? अचल है। और ऊर्जा का विनाश और निर्माण संभव नहीं है। केवल एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतर कर सकते हैं। और इस कथन को ऊर्जा संरक्षण का क्या कहते हैं? नियम। 25वां प्रश्न, शक्ति अथवा पावर अर्थात क्या, उसका सूत्र और SI मात्रक बताओ। तो यहाँ पर शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे में समय। तो कार्य करने की दर यानी समय को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसलिए शक्ति बराबर कार्य बट्टे में समय। शक्ति को पावर बोलते हैं यानी P, कार्य को W, समय को T, तो P बराबर W/T। शक्ति का SI मात्रक, कार्य को मापते हैं जूल में, समय को सेकंड में, तो जूल बट्टे सेकंड अथवा वॉट, WA/T वॉट भी कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, उसका SI मात्रक जूल बट्टे सेकंड अथवा वॉट। 26वां प्रश्न, ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसे किस प्रकार की तरंग कहते हैं? तो ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे कि हवा, पानी, स्टील, कोई भी माध्यम का उपयोग कर सकती है वो। तो यानी ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे किस प्रकार की तरंग कहते हैं? तो जिन तरंगों को चलने के लिए यानी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं यांत्रिक तरंग। इसलिए ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की। उसे किस प्रकार की तरंग कहते हैं? तो यांत्रिक तरंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, अंतर दीजिए अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच में अंतर लिखना है। जिस तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कणों की गति तरंग संचरण की दिशा में हो अथवा उसकी दिशा के समांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जिस तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों की गति तरंग संचरण की दिशा में हो अथवा उसके समांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जिस तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों की गति तरंग संचरण की दिशा के लंब होती है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग समपिंडन और विरलन बनाकर आगे बढ़ती है और अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त बनाकर आगे बढ़ती है। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं और अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण आएगा ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग।
तो जिस तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, जिस तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों की गति तरंग संचरण की दिशा में हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, और जिस तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों की गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग संपिंडन और विलयन बनाकर आगे बढ़ती है, और अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त बनाकर आगे बढ़ती है। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न नंबर 28, अंतर दीजिए श्रव्य ध्वनि और अवश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि और अवश्रव्य ध्वनि के बीच में अंतर देना है। श्रव्य ध्वनि में पहला पॉइंट, जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 Hz यानी हर्ट्ज से 20,000 Hz यानी हर्ट्ज के बीच में होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अवश्रव्य ध्वनि में पहला पॉइंट, जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 Hz यानी हर्ट्ज से कम होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि जो है उसे मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, अवश्रव्य ध्वनि को मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। 29वां प्रश्न, टिप्पणी लिखो। तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग। तो तीव्र रोग किसे कहते हैं? जो रोग कम समय तक रहते हैं उसे तीव्र रोग कहते हैं। यानी जो रोग रोगी को कम समय तक रहता है उसे बोलते हैं तीव्र रोग। जो रोग लंबे समय तक अथवा जीवन पर्यंत तक रहता है उसे दीर्घकालिक रोग कहते हैं। यानी जो रोग रोगी को लंबे समय अथवा जीवन पर्यंत यानी जब तक जीता है तब तक रहता है उस रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तीव्र रोग के उदाहरण खांसी, जुकाम। दीर्घकालिक रोग के उदाहरण फीलपाव, कैंसर, डायबिटीज। तो यहाँ पर तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग के बीच में अंतर पूछा था। 30वां प्रश्न, अंतर लिखो। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी चेपी रोग और असंक्रामक रोग यानी बिन चेपी रोग। संक्रामक रोग, जो रोग रोगी के संपर्क में आने से होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। यानी जो रोग रोगी के चेप लगने से होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग, जो रोग रोगी के संपर्क में आने से नहीं होता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग जो होता है वो हवा, पानी, भोजन, कीटक से फैलता है। असंक्रामक रोग इन सब चीज़ों से नहीं फैलता है। संक्रामक रोग का उदाहरण सर्दी, कोलेरा, पीलिया, टाइफॉइड। असंक्रामक रोग के उदाहरण कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग। 31वां प्रश्न है, नीचे में से कौन सा रोग वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई यानी कवक से होता है? यहाँ पर कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं, बताना है कौन सा बैक्टीरिया, वायरस और कौन सा फंजाई से होता है। कोलेरा, तो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफिस से होता है, तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। कोरोना हमें मालूम है वायरस से होता है, तो कोरोना किससे होता है? वायरस से। दाद फंजाई यानी कवक से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है। खाज फंजाई यानी कवक से होने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कोलेरा, टाइफॉइड। वायरस से होने वाले कोरोना, एड्स। फंजाई कवक से होने वाले दाद और खाज। 32वां प्रश्न, हमें अनाज, दाल, फल और साग भाजी में से क्या मिलता है?
तो हमें अनाज में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब अनाज है, इनको खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल में से हमें प्रोटीन मिलता है। चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, इन सब को खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। तो दाल में से हमें प्रोटीन मिलता है, अनाज में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फल और साग भाजी खाने से हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। तो यहाँ पर अनाज में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल में से प्रोटीन मिलता है, साग भाजी और फल में से हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। 33वां प्रश्न, किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली किस तरह लाभदायक है? तो किसानों के लिए पशुपालन पद्धति प्रणाली किस तरह लाभदायक है? तो नंबर 1, दूध, अंडा, मांस, मछली, मध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो यानी कि किसानों को दूध, अंडा, मांस, मछली, मध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन पद्धति लाभदायक है। नंबर 2, पालतू प्राणियों की सुधरी जाति प्राप्त करने के लिए, यानी पालतू प्राणियों की सुधरी हुई जाति को प्राप्त करने के लिए पशुपालन प्रणाली किसानों के लिए लाभदायक है। 34वां प्रश्न, अंतर दीजिए मिश्रित फसल पद्धति और आंतर फसलीकरण पद्धति। तो मिश्रित फसल पद्धति और अंतरा फसल पद्धति के बीच में अंतर लिखना है। मिश्रित फसल पद्धति में क्या होता है कि हम फसलों को अलग अलग पंक्ति में नहीं बोते हैं, और अंतरा फसलीकरण पद्धति में हम फसल को अलग अलग पंक्ति में बोते हैं। मिश्रित फसल पद्धति में उदाहरण आएगा गेहूँ, चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी। अंतरा फसल पद्धति में उदाहरण आएगा सोयाबीन, मक्का, बाजरा और लोबिया। तो यहाँ पर याद रखना है कि मिश्रित फसल पद्धति में क्या होता है कि हम खेत में 2 या 2 से अधिक फसल को बोने से पहले ही बीजों को मिश्र कर देते हैं, इसलिए उसको कहते हैं मिश्रित फसल पद्धति। और आंतर फसल पद्धति में क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक फसलों को खेत में पंक्ति बनाकर बोते हैं, तो उसको बोलते हैं आंतर फसल पद्धति। अच्छा, मिश्रित फसल पद्धति में क्या होता है कि मिश्रित फसल पद्धति में हमको सिंचाई में और कटाई में कठिनाई होती है, और आंतरा फसल पद्धति में क्या होता है कि हमको कटाई में और सिंचाई में तकलीफ नहीं होती है। मिश्रित फसल पद्धति का उदाहरण आएगा गेहूँ, चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी। और अंतरा फसल पद्धति में उदाहरण आएगा सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। 35वां प्रश्न, खरीफ ऋतु और रबी ऋतु फसल के 4 उदाहरण दीजिए। खरीफ ऋतु फसल और रबी ऋतु फसल के 4 उदाहरण दीजिए। तो आपको याद रखने का कि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जून से अक्टूबर तक की होती है। उदाहरण आएगा धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द। रबी की फसल ठंडी में उगाते हैं, नवंबर से अप्रैल तक रहती है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। तो यहाँ पर देखिए रबी की जो फसल होती है वो ठंडी में उगाई जाती है और उसका समय काल नवंबर से अप्रैल रहता है। खरीफ फसल जो होती है वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसका समय काल जून से अक्टूबर तक रहता है। खरीफ की फसल के उदाहरण धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द। रबी की फसल का उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। तो ये थी खरीफ ऋतु और रबी ऋतु की फसल के 4 उदाहरण। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। ऐसे ही वीडियो मैंने कक्षा 10 के भी बनाए हैं साइंस के, वो भी आप जब 10वीं में आएंगे तो उस वीडियो को देखकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।